और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग आइंस्टाइन चाचा के बारे में देखने वाले हैं। हम लोग जानने वाले हैं कि आइंस्टाइन एक्चुअली में आइंस्टाइन बने कैसे। क्या बचपन से ही वो तेज तर्रार इंसान थे या फिर बाद में चलकर उन्होंने मेहनत की और आज वो आइंस्टाइन के नाम से प्रसिद्ध हो गए पूरे वर्ल्ड भर में। आज लोग आइंस्टाइन को महान हस्ती मानते हैं, लेकिन बचपन से वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि इसका उल्टा था। बचपन में उसके टीचर, उसके माँ बाप ये कहते थे कि ये एक नंबर का नालायक लड़का है, कुछ भी नहीं करेगा, जीवन बर्बाद है इसका। तो लेकिन आज देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता है। अगर तुम्हें भी लोग कुछ कुछ बोलते हैं ना कि नालायक है, कुछ नहीं कर पाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना, तो भाई इन सब की बातों पर ध्यान मत दो। ध्यान दो तो बस अपने आप पर, अपने सोचने के नजरिए पे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर इंसान एक जैसा ही सोचेगा। क्या पता कल को तुम भी कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग तुमको महान इंसान मानने लगे। हो सकता है ना भाई। तो चलो यार आइंस्टाइन के जीवन के बारे में देखते हैं कि वो एक्चुअली में आइंस्टाइन बने तो बने कैसे, क्या क्या संघर्ष किया उन्होंने। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था, जर्मनी के एक छोटे से शहर उलम में, बिना ये जाने हुए कि आगे चलकर ये एक महान हस्ती बनेंगे। यहाँ तक कि उनकी माँ को लगता था कि आइंस्टाइन एक अजीब किस्म का प्राणी है, क्योंकि उनका जो सर था ना वो बहुत ज्यादा बड़ा था, मतलब नॉर्मल बच्चों से बड़ा सर था। इसलिए आइंस्टाइन की माँ को लगता था कि ये अजीब किस्म का इंसान है। लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंट बच्चा सबसे जल्दी बोलना और चलना सीख लेता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। 2.5 साल तक वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, और जब आखिरकार उन्होंने बोलना सीखा तो वो हर चीज को 2 बार रिपीट करते थे। मतलब अगर उन्हें बोलना हो हाय तो वो 2 बार ऐसे रिपीट करते थे, हाय हाय। ये बिल्कुल अजीब था। वो जब अपने दोस्तों के साथ, अपने प्लेमेट्स के साथ खेलने जाते थे ना, तो उनको समझ में ही नहीं आता था कि उनके साथ वो कैसे खेले, कैसे रहें। और इसीलिए सारे बच्चे उनको ब्रदर बोरिंग के नाम से चिढ़ाते थे कि ये तो बहुत ही बोरिंग किस्म का इंसान है, इससे दूर ही रहो। इसीलिए वो अकेले खेलते थे और कोई दोस्त नहीं होता था बातचीत करने के लिए, तो वो दिन भर बस खेलते ही थे। मतलब अपना ज्यादातर समय वो खेलने में ही बिताते थे। उनको मैकेनिकल टॉयज से ना बहुत ही ज्यादा प्रेम था। मैकेनिकल टॉयज वगैरह से खेलना उनको इतना अच्छा लगता था कि जब उनकी बहन का जन्म हुआ जिसका नाम था माजा, तो वो अपनी माँ से जाकर पूछते हैं कि अच्छा ठीक है ये तो हो गई, लेकिन इसके चक्के कहाँ हैं। मतलब उनको लगा कि ये एक टॉय है, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी, तो उनको लगा कि हाँ ठीक है एक डॉल होगी तो इसके चक्के वक्के होंगे, तो चक्के कहाँ हैं। वो ऐसा जाके अपनी माँ से पूछ रहे थे। एक बार की बात है कि हेडमास्टर ने आइंस्टाइन के पिता को बुलाया और कहा कि आइंस्टाइन जो चाहे प्रोफेशन चूज कर ले, लेकिन वो किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अब तुम देख रहे हो कि टीचर्स, हेडमास्टर्स वगैरह भी आइंस्टाइन को ताने दे रहे हैं कि ये चाहे कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले, ये सक्सेस होगा ही नहीं। लेकिन आज तुम्हें पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या चीज है। इसीलिए तुम अपने आप पर भरोसा रखो, अपने सोच पे भरोसा रखो। 6 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना शुरू किया क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी, और बाद में वो बहुत ही अच्छा वायलिन बजाने वाले इंसान भी बन गए। और इस स्किल को ना उन्होंने अपने पूरे जीवन भर मेंटेन किया। ये बिल्कुल भी नहीं था कि आइंस्टाइन एक बहुत ही खराब स्टूडेंट था, ना बाबा ना। जब वो मात्र 15 महीने का था तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो है मुनिच सिटी में शिफ्ट हो गई थी। मतलब उसका जन्म उलम शहर में हुआ था, लेकिन जब वो 15 महीने का हुआ तो उसका पूरा का पूरा परिवार जो है मुनिच में आ गया। और वहां आने के बाद उसने हाई स्कूल में एडमिशन लिया और ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर भी किया। आइंस्टाइन को स्कूल का तौर तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसीलिए अक्सर टीचर से उसकी बहसबाजी हो जाती थी। जब वो 15 साल का हो गया तो उसका ना दम घुटने लगा स्कूल में, तो उसने स्कूल ही छोड़ दिया। पिछले ही साल उसके पेरेंट्स जो है मिलान चले गए थे उसको एक रिलेटिव के घर पे छोड़ के। मतलब 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने स्कूल छोड़ा, तो उससे 1 साल पहले, यानी कि जब आइंस्टाइन की उम्र 14 साल थी, तब उसके पेरेंट्स जो है उसको एक रिलेटिव के यहाँ छोड़कर मिलान चले गए। और अब 15 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उसको स्कूल में घुटन होती थी। अपने पेरेंट्स से काफी डिस्कशन के बाद उनको ये इजाजत मिल गई कि वो अपनी एजुकेशन जो है एक जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में कर सकते हैं, क्योंकि वो मुनिच से बहुत ही ज्यादा बेहतर था। आइंस्टाइन को मैथ और फिजिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। मैथ के वो कोई भी हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देते थे। मैथमेटिक्स में उनको बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि एक गुड लुकिंग, एक डैशिंग यंग मैन को सिर्फ मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट था। ना, उनको ना एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब हम आइंस्टाइन की लव स्टोरी पढ़ेंगे। क्या करें, आइंस्टाइन भी एक लड़का है, दिल तो फिसलेगा ही। आइंस्टाइन अपनी स्कूल खत्म करने के बाद जूरिच में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर वो एडमिशन ले लेते हैं, और वहीं पर मेलिवा मैरिक नाम की एक स्टूडेंट से उनको प्यार हो जाता है। वो लड़की स्विट्जरलैंड इसीलिए आई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच जो है यूरोप के उस कुछ चंद यूनिवर्सिटीज में से है जो लड़कियों को डिग्री देती थी उस टाइम पे, और उसी यूनिवर्सिटी में हमारे आइंस्टाइन भी थे। तो भाई दोनों को प्यार हो गया। आइंस्टाइन को मिलेवा मैरिक इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि वो बहुत ही चालाक और बहादुर लड़की थी। आइंस्टाइन ने मिलेवा से दोस्ती कर ली क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये बिल्कुल मेरी तरह है, बिल्कुल मेरी तरह सोचती है और चीजों को समझती है। ये मेरे परिवार के और यूनिवर्सिटी के उन लोगों में से नहीं है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उनको एक अपनापन लगा, तो उससे जाकर उन्होंने दोस्ती कर ली, और फिर तो भाई धीरे धीरे वो दोनों प्यार में पड़ गए। आइंस्टाइन की वो लेटर्स आज भी मौजूद है जिसमें उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था। वो ऐसा लिखते हैं कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन।
मतलब वो साइंस के टर्म्स यूज करके, साइंस के वर्ड्स यूज करके अपने प्यार का इजहार करते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे प्यार की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, ये एक विक्ट्रियस कंक्लूजन पे जब जाएगी, यानी कि जब हमारी शादी होगी, तो उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा खुश होऊंगा, मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करूंगा। इतना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। क्या ही लेटर्स लिखे हैं यार आइंस्टाइन ने। भाई मैं तो जा रहा हूँ किसी लड़की को ऐसे ही प्रपोज करने, पता चला वो समझे नहीं और मेरे को ही कुछ सुना दे। नहीं भाई, मेरे से नहीं होगा। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। 1900 में जब आइंस्टाइन 21 साल की उम्र के हो गए तो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब भी बेरोजगार थे। उन्होंने अपना काम एज ए टीचिंग असिस्टेंट से शुरू किया। उन्होंने फिर बाद में प्राइवेट लेसन्स लिए और फाइनली 1902 में उन्होंने अपने जॉब को सिक्योर कर लिया एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। मतलब उनको एक पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट का काम मिल गया था। पेटेंट ऑफिस में क्या काम होता है? कोई भी इंसान आता है और अपनी चीजों को देता है और कहता है कि ये मेरे नाम पर पेटेंट कर दो, यानी कि ये चीज जो है वो मेरी है। पेटेंट करवाने का मतलब हो गया कि ये चीज जो है वो उसकी हो गई। सपोज करो कि तुमने कुछ इन्वेंशन किया और तुम जाकर कहते हो कि ये इन्वेंशन मेरा है, तो इसलिए आप ये चीज मेरे नाम पर पेटेंट कर दो, वरना आपकी इन्वेंशन कोई चुरा भी सकता है और अपना नाम दे सकता है कि ये तो मैंने किया है। मतलब कोई भी चीज दुनिया की नजरों में अपने नाम पर करवाना, दैट्स कॉल्ड पेटेंट करवाना। तो जब आइंस्टाइन दूसरे के इन्वेंशन को असिस्ट करते थे, दूसरे के इन्वेंशंस को पेटेंट करते थे, तो उस समय आइंस्टाइन चुपके से अपने आइडियाज पे भी काम कर रहे थे। यानी कि उन्होंने किसी को बताया नहीं था कि मैं कोई थ्योरी वगैरह पे काम कर रहा हूँ, वो बस चुपके से अपने आइडिया को डेवलप कर रहे थे। और जिस टेबल पर वो बैठते थे उसमें एक ड्रॉअर था, उसमें वो अपने सारे पेपर्स वगैरह, अपने सारे रिसर्च वगैरह उसी में रखते थे। और उस ड्रॉअर का उन्होंने नाम रख दिया था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। हंसी मजाक में उस ड्रॉअर को वो वही नाम से बुलाते थे। अपने आइडियाज पर 3 साल काम करने के बाद 1905 में आइंस्टाइन ने एक फेमस थ्योरी दी, जो कि था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि ये कहता है कि टाइम और डिस्टेंस जो है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है। टाइम और डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं होंगे, उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आएगा। देखो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ना वो बहुत ही बड़ी कॉन्सेप्ट है, ये तुमको क्लास 11-12 में बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इन्होंने एक एग्जांपल से इस चीज को समझाने की कोशिश भी की थी कि मान लो तुम्हारे पास 2 परफेक्ट घड़ी है, उसके अंदर बिल्कुल सेम टाइम है, उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है दोनों में से किसी में भी, और दोनों घड़ी को तुम एक जर्नी से लेके जाते हो, एक को बहुत ही फास्ट ले जाते हो अदर के कंपैरिजन में, और वापस जब तुम आओगे तो देखोगे कि दोनों घड़ी 2 अलग अलग टाइम बताएगी तुम्हें। इस चीज को मैं अपने ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त जो है अभी धरती पर हो, तुम यहीं रहते हो और तुम्हारा दोस्त जो है लाइट की स्पीड से स्पेस में जाता है और वहां से वापस आ जाता है। तो जब तुम्हारा दोस्त स्पेस से वापस आएगा तो वो ये नोटिस करेगा कि उसके लिए तो बस कुछ मिनट हुए हैं, कुछ घंटे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सालों बीत गए हैं। यही है एक्चुअली में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है कि हम स्पीड को किस नजरिए से देख रहे हैं। इस पे एक ट्रेन वाला एग्जांपल बहुत ही ज्यादा फेमस है। मान लो तुम 3 दोस्त हो, 2 दोस्त ट्रेन के अंदर हो और एक दोस्त जो है ना वो प्लेटफॉर्म पे है, और ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रही है। तो जो स्टेशन पे है ना वो ये नोटिस करेगा कि उसके बाकी के दोनों दोस्त जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ गए, लेकिन जो दोनों ट्रेन के अंदर में हैं वो अगर एक दूसरे को देखेंगे तो वो ये नोटिस करेंगे कि हम तो मूव ही नहीं कर रहे हैं, हम तो चल ही नहीं रहे हैं, एक के एक जगह पे ही हैं। तो बात है नजरिए की कि कौन से नजरिए से, कौन से रिस्पेक्टिव से तुम देख रहे हो। देखो मैं तुमको साइंस पढ़ाने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, क्योंकि यार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो तुमको क्लास 11-12 में बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये समझो कि आइंस्टाइन की जब ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई तो पूरे वर्ल्ड में तहलका मच गया, और उन्होंने एनर्जी और मास के बीच में एक रिलेशनशिप भी दिया था, जो कि था E=mc²। आगे चलकर इस फॉर्मूले का तुम काफी यूज करोगे। जिन लोगों को अभी भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ में नहीं आई वो कुछ ऐसे समझो। तुमने नोटिस किया होगा कि जब तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ बैठे होते हो, या फिर तुम उसके साथ बैठे होते हो जिसको तुम चाहते हो, तो 2 घंटे बैठने के बावजूद भी तुमको ऐसा लगता है कि बस 2 ही मिनट तो हुआ है। लेकिन वहीं पर मात्र 2 मिनट अगर तुम हॉट स्टोव के पास बैठते हो या फिर कोई ऐसे इंसान के पास बैठते हो जिससे तुमको चिढ़ मचती है, तो तुमको ऐसा लगेगा कि तुम 2 घंटे से बैठे हो इसके पास। अब तो शायद समझ में आ ही गया होगा। एक और अल्बर्ट आइंस्टाइन फिजिक्स के मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, तो वहीं दूसरी और उनकी पर्सनल लाइफ एकदम झंड हो चुकी थी। अपनी स्टडीज खत्म करने के बाद आइंस्टाइन जो है मिलेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन ये बात उनकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनकी माँ का ये कहना था कि मिलेवा मैरिक जो है वो तुमसे 3 साल बड़ी है, ये बिल्कुल एक किताब की तरह है तुम्हारे लिए, यानी कि तुम्हारे समझ के परे है, क्योंकि वो तुमसे 3 साल बड़ी है। और आइंस्टाइन की जो माँ है वो मिलेवा के इंटेलिजेंस से भी बहुत ही ज्यादा नाखुश थी। अब अगर बहू सास से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए तो ये बात सास को कैसे अच्छा लगेगा भाई। फिर आइंस्टाइन ने शादी को टाल दिया, लेकिन फाइनली 1903 में यानी कि 1903 में उन्होंने शादी कर ली और उनके 2 बच्चे भी हुए। आइंस्टाइन ने 1903 में शादी की थी, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश होने से पहले। हालांकि बाद में चलकर उनके रिलेशनशिप में अनबन होने लगी। मिलेवा का कहना था कि इतनी पढ़ी लिखी होने का क्या फायदा है जब मुझे यहीं पर हाउसवाइफ बनकर रहना है,
वो बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी थी, अपने इंटेलिजेंट को लूज कर रही थी, उनकी बात बात पे बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़े होते थे। तो इसीलिए फाइनली उन्होंने 1919 में डिवोर्स ले लिया। आइंस्टाइन ने कहा ठीक है, तू जाएगी तो कोई और आएगी, और सेम ईयर उन्होंने अपनी कजन इलेजा से शादी कर ली और उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया। एक और उनकी पर्सनल लाइफ चल रही थी और दूसरी तरफ वो वर्ल्ड में फेमस होते जा रहे थे। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि जो लाइट की स्पीड है उसको भी ग्रेविटी इफेक्ट करती है। देखा जाए तो स्पीड का मास नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रेविटी उस पर भी इफेक्ट डाल रही है। और 1919 में जब सूर्य ग्रहण लगा तो इस बात का प्रमाण भी मिल गया। आइंस्टाइन ने इस चीज को करेक्टली कैलकुलेट कर लिया था कि जो फिक्स्ड स्टार है उससे जो लाइट आ रही है वो सन के ग्रेविटी से कितना मुड़ती है, कितना एक्सटेंड करती है, इस बात का उन्होंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लिया था। सन की ग्रेविटी की वजह से लाइट जो है वो एक्सटेंड कर रही है, मुड़ रही है, तो इस बात से हमें ये तो पता चल रहा है कि जो लाइट आ रही है उस पर ग्रेविटी इफेक्ट डाल रही है। और इस चीज को न्यूज़पेपर वालों ने एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का नाम दिया। 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स के लिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दुनिया भर से आए हुए इन्विटेशंस और प्यार को सम्मान दिया। 1933 में जब जर्मनी में नाजी पावर में आया तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो यूएस शिफ्ट हो गए और 5 साल बाद न्यूक्लियर फिजन का आविष्कार हो गया बर्लिन में। और इस बात से जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो सब बहुत ही नाखुश थे। नाजी की पावर में आने के बाद बहुत सारे लोग जो है जर्मनी छोड़कर भाग गए थे, जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया, वो यूएस शिफ्ट हो गया परमानेंटली। तो अब उन लोगों को इस बात का डर था कि न्यूक्लियर फिजन का आविष्कार भी हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि नाजी जो है एटॉमिक बम बना ले, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि एटॉमिक बम जो है वो कितना खतरनाक है। तो इस बात से सब लोग डर रहे थे। आइंस्टाइन के एक कॉलीग ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखो इसके वार्निंग के बारे में कि ये कितना खतरनाक चीज है। आइंस्टाइन ने बिल्कुल वैसा ही किया। 2 अगस्त 1939 को उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट को उन्होंने एक लेटर लिखा। उन्होंने उस लेटर में अमेरिकन प्रेसिडेंट को वार्निंग देते हुए ये लिखा कि अगर इस टाइप का एक भी बम बन जाता है और इसको अगर फोड़ दिया जाता है, यानी कि एक्सप्लोड कर दिया जाता है, तो वो उस जगह को पूरा तहस नहस कर देगा। केवल उसी जगह को नहीं बल्कि आसपास में जितने भी टेरिटरी हैं उन सबको भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरा बर्बाद कर देगा। इतना खतरनाक है ये एक एटॉमिक बम। ऐसा नहीं है कि ये लेटर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट तक पहुंचा नहीं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस लेटर को पढ़ा और पढ़ने के बाद नाजी से पहले इन्होंने खुद ही सीक्रेटली एक एटॉमिक बम बना लिया। और इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि आइंस्टाइन जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, उन्होंने जापान के सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पर उस बम को गिरा दिया अगस्त 1945 को। और फिर तुम्हें भी पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ा। ऐसा माना जाता है कि उस बॉम्ब का इफेक्ट आज भी उस जगह पर देखा जाता है। आज भी वहां जो बच्चे पैदे लेते हैं वो लंगड़े लूले या किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। इस बात से आइंस्टाइन को भी बहुत बुरा लगा, बहुत ही तकलीफ हुई और इसीलिए इस बार उन्होंने एक जनरल नोटिस दिया, यानी कि पेपर में उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने ये बात की कि पूरे वर्ल्ड का एक गवर्नमेंट होना चाहिए। जैसे कि हर कंट्री का एक गवर्नमेंट होता है उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड का एक गवर्नमेंट होना चाहिए। लेकिन ये लेटर भी रूजवेल्ट के लेटर की तरह बिल्कुल भी नाकाम रहा। इस लेटर से भी लोगों पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हालांकि कुछ सालों के बाद आइंस्टाइन खुद ही जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि वो शांति चाहते थे। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये बंदूक वगैरह बने, बम वगैरह बने और लड़ाई झगड़े हो। वो पीस चाहते थे, डेमोक्रेसी अच्छे से चल पाए ये चाहते थे। इसके ऊपर उन्होंने काफी कैंपेन वगैरह भी रन किया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये आर्म्स वगैरह जो तुम डेवलप कर रहे हो सब चीजों को बंद कर दो। लेकिन किसी ने सुनी ही नहीं इनकी, सब अपने अपने डिफेंस के लिए आर्म्स वगैरह बना ही रहे थे। और 76 साल की उम्र होने के बाद 1955 में आइंस्टाइन मर गए। जब वो मरे तो लोगों ने सेलिब्रेट किया एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन के तौर पर, यानी कि एक साइंटिफिक जीनियस होने के अलावा भी वो भविष्य के बारे में बहुत ही अच्छा सोचते थे। लोगों का ऐसा मानना था कि आइंस्टाइन बहुत ही उच्च विचार के व्यक्ति थे, उनकी सोच बहुत ही अच्छी थी। वो ये चाहते थे कि जितने भी दुनिया में लोग हैं वो आपस में लड़े झगड़े नहीं और आराम से शांति से जीवन को गुजारे, बहुत ही पीसफुल तरीके से। वो हमेशा ये भविष्य को बहुत ही बेहतर तरीके से देखते थे। देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, अब बारी हमारी है। हमें तुम्हें सबको मिलकर भविष्य को बहुत ही बेहतर बनाना है। अपने सोचने के नजरिए पे काम करो। तुम अगर डिफरेंट सोचोगे तभी डिफरेंट बनोगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि लोग बोलेंगे, लोग ताने देंगे, लेकिन उसकी फिक्र मत करो, उनको टेंशन मत दो। टेंशन को टेंशन नहीं देने का, समझा क्या? तो बस भाई, चैप्टर तुम्हारा यहीं पे खत्म हो चुका है। वीडियो कैसा लगा तो मुझे यहाँ नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक भी दो। और हाँ यार, अगर तुमने अपने भाई के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब मारो, फ्री का है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। और अगर तुम्हारे पास भी कोई थ्योरी है या फिर तुम्हारा सोचने का नजरिया कुछ अलग है, कुछ अलग ढंग से तुम इस वर्ल्ड को देखते हो, कुछ है तुम्हारे पास स्पेशल, तो उस चीज को स्टोरी में मेंशन करो और साथ ही साथ मुझे उसमें टैग करो। चलो, तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।